नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट स्पेशल में। और हमेशा की तरह आवाज़ अड्डा कुछ ऐसे सवाल आपके सॉल्व करने की कोशिश करता है जो आपके मन में घूमते रहते हैं। ये आवाज़ अड्डा बेहद ख़ास है, इसलिए क्योंकि आज के जो मेहमान हैं वो भी बेहद ख़ास हैं। और ऐसे तमाम सवाल जो बिग पिक्चर के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी, आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं उन सब के जवाब उनके पास हैं। ख़ास तौर पे हमारे लिए आए हैं क्योंकि ज़्यादातर ये सिंगापुर में रहते हैं, घूमते रहते हैं पूरी दुनिया में, तो ग्राउंड रियलिटी का भी बहुत अंदाज़ा है। और मुंबई में भी हफ्ते में 2 दिन रहते हैं, तो स्पेशल रिक्वेस्ट पे आए हमारे साथ। परिचय करा दूँ आपका, अजय शर्मा सर है, नमस्कार। प्रेसिडेंट एडलवाइस, और मैं उनको भैया ही बोलता हूँ क्योंकि बहुत कुछ मैं इनसे सीखता हूँ। तो मैंने क्यों कहा कि ये स्पेशल शो है आज का, क्योंकि आज सिर्फ हमारी इनकी 1-on-1 होगी। बहुत ज़्यादा इसमें ग्राफिक्स हम यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप इस शो को सुने और समझें, क्योंकि जब स्क्रीन पे बहुत सारे ग्राफिक्स हम डाल देते हैं तो आप उसमें ग्राफिक देखने के चक्कर में आपका दिमाग डाइवर्ट होता है। मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको सुने, समझें, क्योंकि ये 10 सवाल जो मैं आज पूछने वाला हूँ अजय भैया से, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको वो देखने और समझने चाहिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये शो बेहद खास है और मेहमान भी खास है। सही? नमस्कार, थैंक यू नीरज जी। तो आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे, तो आज हमें मौका मिला तो हम लोग चर्चा करें। तो हमने जैसा कहा कि सब लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं, अमेरिका, जापान, चीन, भारत, पता नहीं कहाँ कहाँ के सवाल लोगों के मन में हैं। तो मैंने कोशिश की कि 10 सवाल बनाएं, उसके ज़रिए मैं समझाने की कोशिश करूँ, आप लोगों को बताएं कि इस वक्त भारत में, दुनिया में, मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में चल क्या रहा है जी। और कहीं ना कहीं उसमें इन्वेस्टर्स के लिए लाइफ लेसन्स भी होते हैं। तो शुरुआत करें, चलिए। तो पहला सवाल जो मैं समझना चाहता हूँ अजी आपसे, कि इस वक्त मार्केट में बड़ी तरह तरह की चर्चाएं हैं। कोई कहता है कि चाइना में बड़ी मुश्किल है, कोई कहता है यूएस में बड़ी मुश्किल है, फिर किसी को लगता है भारत बहुत महंगा है। अच्छा, भारत में हाउस डिवाइडेड है जी। आधे लोग कहते हैं बहुत महंगा, आधे लोग कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रोज़ एक नया फंड एनएफओ खुलता है तो उससे लगता है कि नहीं भी बहुत पैसे हैं मार्केट में। इस वक्त बाजार के लिए रिस्क क्या है सबसे बड़ा? देखिए, रिस्क 2-3 हैं, लेकिन अगर मैं एक रिस्क आपको बताना चाहूँ जो मुझे लगता है, वो है जो मैंने पिछली बार भी कहा था, अभिमान। जब आपके घमंड, और अभी क्या है कि सबके इतने पैसे बन रहे हैं और जिस तरह की कंपनियों के आईपीओज आ रहे हैं, आपको भी मालूम है, बिगेस्ट प्रॉब्लम आज जो बाजार में है वो मैं एक ही वर्ड है, अभिमान। और मैं आपको समझाता हूँ क्यों। सबसे पहले रिसेंटली एक आईपीओ आया था जिसकी हमने बहुत चर्चा हो रही है पूरे भारत में। और आई डोंट नो अगर आपको याद है, बचपन में फ्लॉप शो आता था, पीपी वॉल्स, तो पीपी वाटरफॉल, वो पुचके वाले और पानीपुरी वाले। तो एक छोटी सी डीलरशिप का आईपीओ आया है, कुछ 20-22 करोड़ उन्हें रेज करने थे और कुछ 4000 करोड़ की एप्लीकेशंस आई हैं। अब इसमें आप अभिमान समझिए कहाँ कहाँ है। सबसे पहले एक यंग एंटरप्रेन्योर है, उसकी डीलरशिप है, लेकिन उसको आज इतना अभिमान आ गया है कि भली मेरी एक डीलरशिप है, मैं आईपीओ कर सकता हूँ। उसके इन्वेस्टमेंट बैंकर को भी अभिमान है और गुरूर है कि मैं ये आईपीओ बेच भी पाऊंगा। एक इन्वेस्टर भी तैयार है उसको खरीदने के लिए बिना डिलिजेंस किए कि क्या ये प्राइस इसकी होनी चाहिए। और एक छोटे से आईपीओ के लिए अगर 4000 करोड़ अवेलेबल हैं बाजार में, तो आप समझिए कि सभी अभिमानी हो गए हैं कि मैं इसको खरीद के, बेच के, पैसे बना के निकल भी जाऊंगा। सो द बिगेस्ट चैलेंज आज जो है नीरज जी, वो है अभिमान। और मैं एक और अभी आपको किस्सा सुनाता हूँ अभिमान को लेकर, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी शायरी। इनफैक्ट कल ही हमारे मित्र ने, हमारे पुराने एक मित्र हैं सिंगापुर में, उन्होंने मुझे भेजी थी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उन्होंने कहा कि अगर अपने गुरूर पे नहीं, अगर अपनी फतह पे बहुत गुरूर हो तो मिट्टी से पूछना सिकंदर कहाँ है। सबको मिट्टी में मिल जाना है। तो आज जितनी भी कंपनियां गुड से ग्रेड जा रही हैं, कल ग्रेड से गुड होने वाली हैं। अब इसी सिलसिले में मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। एक मैनेजमेंट टीम हमारे साथ मिलने अभी सिंगापुर आई थी। वाकई में उंधा एंटरप्रेन्योर है, कमाल के व्यापारी हैं एकदम। 2 इंजीनियर्स थे, मैं बताऊंगा नहीं डिटेल में, वो समझ जाएंगे, नाम नहीं जरूरत नहीं है। और उनका काम क्या है? सोलर पैनल्स का। ठीक है, कुछ आप समझिए कि एग्जैक्ट नंबर्स नहीं दूंगा, लेट्स से 50 करोड़ का प्रॉफिट है और 5000 करोड़ का आज मार्केट कैप है।
अंदाज बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा। तो ये दो सज्जन हमारे साथ आए, काफ़ी लंबा इनसे वार्तालाप हो रहा था। तो मैंने उनसे कहा, तो उनसे मुझे पूछा कि अजय जी क्या करना चाहिए हमें। मैं बोला आप एक काम करिए, आपका जो प्राइस है मुझे लग रहा है इसी भाव में आपका शेयर 5 साल बाद भी मिलेगा। आपने उनके अरमानों में पानी डाल दिया। मैंने कहा कि सर आपके या तो 5,000 शेयर से 10,000 करोड़ की कंपनी होगी, लेकिन अल्टीमेटली 5,000 या इसके नीचे जाएगी। जर्नी वही है, या तो यूं पहाड़ बने या यूं पहाड़ बने। तो उन्होंने बोला क्यों? तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे लगता है कि आपकी कंपनी ब्रांड कंपनी नहीं है, कमोडिटी कंपनी है। आप किसी से सोलर का सामान खरीदते हैं, आप असेंबल करके सामने बेच देते हैं, आपका क्या वैल्यू एडिशन है? फिर तो उन्होंने मुझसे थोड़ा डिबेट करनी शुरू करी। तो मैंने उनसे फिर कहा कि चलिए कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो मैंने कहा कि कोलगेट एक ब्रांड है, तो कोलगेट आपसे बेहतर कंपनी है। जिस बिजनेस मॉडल, भाव, वैल्यूएशन, मैंने कुछ नहीं पूछा। करेक्ट। तो मैं बोला सर हम भी ब्रांड हैं, हम भी FMCG हैं, हमारा प्रोडक्ट भी यूज़ होता है। तो मैंने उनसे पूछा चलिए अब एक अज्यूम करते हैं कि पूरे भारत में आप ही हैं जो आपका प्रोडक्ट बनाते हैं सोलर, ठीक है? और आपने पूरे भारत में, अगले महीने आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला, आपने पूरे भारत में सोलर के पैनल लगा दिए, आपको अगला कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन बाद मिलेगा? उन्होंने कहा 25 साल, क्योंकि एक सोलर प्लांट 25 साल रहता है। फिर मैंने पूछा अगर आप मंजन करते हैं, अगर आप कोलगेट का टूथपेस्ट यूज करते हैं, आप मिनिमम एक बार रोज तो यूज करेंगे? बोलते हैं हाँ। तो मेरा आपका प्रोडक्ट 25 साल में एक बार यूज होगा, कोलगेट का रोज। एक पहला फर्क। फिर मैंने उनसे दूसरा सवाल किया कि कोलगेट का लेटेस्ट अज्यूम जो भी मंजन हम खरीदते हैं 50 रुपया ट्यूब है, और आपका पैनल भी 50 रुपये में बिकता है। मेरा दूसरा सवाल था कि 4 साल बाद कोलगेट का ट्यूब 60 रुपये में बिकेगा या 40 में बिकेगा? उन्होंने कहा नहीं, दाम तो हमेशा बढ़ते हैं, 60 में बिकेगा। मैंने पूछा आपका सोलर पैनल कितने में बिकेगा? बोला जी मोस्ट लाइकली तो 40 में ही बिकेगा। तो मैंने आपका जो प्रोडक्ट है उसका भाव हर साल गिरता है, आप राइट, कोई एज नहीं है। तो उनको दूसरी बात समझ में आई। फिर मैंने तीसरी बात पूछी कि अगर मैं आपको 500 करोड़ रुपए आज QIP में दे दूं, आप क्या करेंगे? आप प्लांट लगाएंगे। आपके 10 दोस्त जो यही व्यापार चला रहे हैं उनको भी 500 करोड़ रुपया दे दूं, वो क्या करेंगे? वो भी सेम व्यापार चलाएंगे। तो किसी की कोई एज नहीं है। और अगर 10 कारखाने बन गए आप ही के प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो भाव का क्या होगा? गिर जाएगा। अगर मुझे सोलर खरीदना है, मैं तो देखूंगा जिसका सबसे कम भाव है, जो मैक्स मेरे को वो डेट का वो देता है कि यार 90 दिन में पैसे दे देना, क्रेडिट में दे देना, मैं उससे मान लूंगा। तब उन्होंने सारी चीजें समझी, तो नहीं बात तो आप ठीक कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि फिर हमें करना क्या चाहिए? तो मैंने कहा कि सबसे पहले ये जो आपको अभिमान है आज के दिन कि मैं 8,000 या 5,000 करोड़ की कंपनी हूँ, वो अभिमान से आप दूर चले जाइए। बिकॉज आपको क्या है ना, फिर 3 साल बाद 4 साल बाद डिप्रेशन होगा कि मैं तो 8,000 करोड़ का आसामी था, अभी 2,000 करोड़ का ही रह गया। करेक्ट। आपका ध्येय है कि अगर आपको अच्छा प्राइस मिल रहा है, अगर आपको मालूम है आप सेकेंड हैंड एम्बेसडर हैं और आपको फेरारी का दाम मिल रहा है, आप 400-500 करोड़ रुपए बाजार से रेज करिए, अपनी नई फैक्ट्रियां लगाइए और कुछ कॉम्पिटिटिव एज बनाइए, कुछ रिसर्च में पैसे डालिए, कुछ ब्रांडिंग करिए। ये बिल्कुल जैसे कॉस्ट का एस कर्व बनता है, बिल्कुल। तो वो गिरेगा तो फिर आप कुछ नहीं। और ये सब कमोडिटी प्रोडक्ट्स हैं, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि जब भाव गिरते हैं इन सब चीजों के, कुछ नहीं बचता है। आज आप लिथियम आयन बैटरी का देख लीजिए, $250 पर किलोवाट आवर अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट होता था 18 महीना पहले, अभी $60 हो गया है। तो जो बैटरी का मैन्युफैक्चरर है उसकी तो हालत खराब हो रही है, लेकिन जो बैटरी यूज कर रहा है आज के दिन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर आप पेट्रोल, डीजल और ईवी की प्राइसेस देख लें, 1 से 2 रुपया किलोमीटर का भाव हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। डीजल 4 से 5 रुपया किलोमीटर पड़ता है, पेट्रोल 10 रुपया किलोमीटर पड़ता है। 18 महीना पहले वो पैरिटी में थे, आज बराबर आ गए हैं। और इन 6 to 9 मंथ्स अगर ये $50 से $60 लिथियम आयन का भाव रहा, you'll be surprised, EV will be so cheap to run actually। जी, so net मैंने बहुत लंबी कहानी सुना दी। इसका लेसन क्या है कि अब इसको मार्केट टर्म में आप जो लोग प्राइस मांग रहे हैं, वैल्यूएशन उस संदर्भ में समझ लें, या आपको एक स्टोरीज बेची जा रही हैं, आप उस संदर्भ में समझ लें, ये जैसा भी आप समझना चाहें, ये इस वक्त का बिगेस्ट रिस्क है मार्केट का। एब्सोल्युटली। तो इसलिए गलत स्टोरी मत बाय करें, और
कंपनीज, प्रमोटर या जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस घमंड में न रहे कि ये वैल्यूएशन मेरे हमेशा हमेशा रहेगा। क्योंकि- इसलिए एक छोटी सी चीज़ और कहना चाहूँगा कि वो मॉर्गन हाउसर बहुत अच्छे ऑथर हैं, उनकी किताबें आपने ज़रूर पढ़ी होगी। या, वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कोई भी शेयर प्राइस होता है ना, वो आज का नंबर और कल की कहानी से होता है। कि एग्जैक्टली आज मेरा 10 रुपये अर्निंग है, ये मैं ग्रो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। देश में क्या हो रहा है ना, आज की भी कहानी है, कल की भी कहानी है। सेम है। आज कुछ है ही नहीं, कहानी ही कहानी है। और ये कहानियों की कहानी, उस पे कहानी, सिर्फ कहानियां चल रही हैं। कहानियां ज़्यादा देर तक नहीं टिकती हैं। और एक मैं एक्चुअली आपसे एक मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो आपके साथ बनाऊं। एक मैं बहुत उम्दा किताब पढ़ रहा हूँ, किताब का नाम है एंजिन्स दैट मूव मार्केट्स। ओके, एंजिन्स दैट मूव। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव रेड इन द पास्ट ईयर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतनी बढ़िया किताब है। उसको लिखी थी उन्होंने 1992 में, उसका नया एडिशन 2018 में आया है। इन्होंने, और मैं क्यों पढ़ रहा हूँ ये भी आपको बताता हूँ। आपने बबल का एक सवाल आप मुझसे पूछने वाले, मुझे मालूम है। इन्होंने पिछले 300 साल में जितनी नई तकनीक आई है दुनिया में, चाहे वो केरोसिन ऑयल रिप्लेस्ड वैक्स, जो वैक्स रिप्लेस समथिंग एल्स, बल्ब लगाने के लिए, फिर रेलवे आया, एरोप्लेन आया, इंटरनेट आया, एआई आया, टेलीफोन आया, टेलीग्राफ आया। हर इंडस्ट्री को 300 साल तक उन्होंने एनालाइज किया है। शुरू कैसे होती है, कितने पैसे डलते हैं, कितने पैसे डलते हैं, कितनी प्रॉफिट बनती है, शेयर होल्डर का पैसा कितना बना है या नहीं बना है। एवरी बबल, एवरी इंडस्ट्री नीरज जी पिछले 300 साल में उन्होंने किया है। और फिर दूसरी अच्छी चीज क्या करी है कि अब 1817 में कुछ हुआ, ब्रिटेन में कनाल्स बन रहे थे। उस समय न्यूज़पेपर क्या लिख रहा था, अखबार के रियल आर्टिकल्स क्या लिख रहे की थे थिंकिंग क्या है, आप समझ रहे हैं। तो मैं अध्ययन इसलिए कर रहा हूं कि मैं भी समझ पाऊं कि जब बबल बनते हैं कैसे फूटते हैं, कैसे क्यों फूटते हैं। देखिए, कुछ भी बोलिए, कहीं कहीं हमारे यहाँ बबल बन चुका है। मैं ये अब ये भी नहीं बोलूँगा कि बन रहा है, कहीं कहीं गुब्बारा बड़ा हो रहा है और एक लिमिट है। Correct. यू नो, फिजिक्स को आप डिफाइन नहीं कर सकते कि जो ग्रेविटी एक चीज होती है, जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे आने वाली है। Absolutely. हम हमारे मार्केट में उसको मीन रिवर्जन बोलते हैं। हाँ। ठीक है, तो तो वो सारी चीजें आती रहेंगी, बट वो कमाल की किताब है, आपके व्यूअर्स को तो जरूर तो पढ़नी चलिए पढ़िए, हम लोग उस पर भी एक शो करेंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी। कि भाई सबसे बड़ा रिस्क क्या है। ये हम लोगों ने देख लिया कि बहुत जगहों पे स्टोरीज हैं ज़्यादा। जी। अब एक बहुत बातचीत चल रही है कि चाइना में, यूएस में रिसेशन हो सकता है, शुरुआत हो सकती है, क्या ऐसा है क्या? देखिए, रिसेशन टिपिकली रेट्स जब बहुत हाई होते हैं तो फेड चाहता है कि एक बार इकोनॉमी स्लो डाउन हो। अब रिसेशन का मतलब है कि जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव होना चाहिए, वाई शायद ना भी आए, बट आएगा नहीं आएगा ये मेरे पे ग्रेड के बियॉन्ड है, मुझे नहीं मालूम। मैं सच कह रहा हूँ, पता होता तो मैं सच कह रहा हूँ, आप और मैं वही कहीं सुंदर हवाई में एक बड़े जहाज में होते, आप वाइन पी रहे होते, शायद मैं चाय पी रहा हूँ। अच्छा, चलिए दूसरा सवाल। हाँ, तो आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं मालूम, हाँ। बट थोड़े दिन के लिए आ भी सकता है, हु नोस। तो इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल जी, कि अच्छा मान लीजिए सपोज कि सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो रही है, हार्ड लैंडिंग जो भी है, क्या उसका डिफॉल्ट बेनिफिशियरी इंडिया हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो? आप कह रहे हैं कि अगर अमेरिका में रिसेशन आएगा क्या हमें फायदा होगा? हाँ, देखिए, लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं फिर नहीं पैसा नहीं घूम के नहीं इधर आएगा। नहीं नहीं, यहाँ मैं, हमारे एक मित्र हैं कपिल गुप्ता जी, उनके साथ मैंने वीडियो भी बनाया है। कपिल की थीसिस में एकदम पुख्ता समझता हूँ। कपिल जो कहते हैं एकदम सही कहते हैं। तो ये कपिल जो कहते हैं मुझे, मैं वो आपको बताता हूँ कहानी। देखिए, कपिल ने एक वीडियो में एक बहुत अच्छा चार्ट दिखाया था, शायद मैं हो सकता है आपको दिखा दूं, आपके व्यूअर्स के लिए भी। इंडियन इकोनॉमी इज कंप्लीटली गियर्ड टू अमेरिकन इकोनॉमी। अमेरिकन इकोनॉमी जैसे चलती है, हमारी इकोनॉमी वैसे ही चलती है। तो अगर अमेरिका ने छींका तो हल्की बुखार सर हमको आएगी। मैं बताता हूं क्यों। देखिए, 3 तरीके हैं। हम लोग क्या हैं, हमारी कंपनी डेफिसिट रन करती है, हमारा देश, हमें बाहर के पैसे चाहिए, तेल हम इंपोर्ट करते हैं, हम करेंसी डिपेंडेंट हैं, हम सारी चीज़ों में डॉलर में डिपेंडेंट हैं और यूएस पे डिपेंडेंट हैं। 3 तरीके से हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। पहला तरीका है सबसे आसान वाला, जो है ट्रेड, कि मैंने ये कप बनाया, मैंने अमेरिका में बेचा, दुबई में बेचा, मुझे डॉलर आया। वो जो पैसा आता है वो मेरे यहाँ रह जाता है, मुझे वापस नहीं लेके जाएगा वो। ठीक बात।
सो पहला जो मैं गियर्ड हूँ अमेरिकन इकोनॉमी में कि अमेरिका का कंज्यूमर अगर कुछ खरीदता है वो मैं कुछ कुछ बना के भेजता हूँ, तो अगर वहाँ स्लो डाउन आएगा तो हमारा माल दिक्कत होगी, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम है कैपिटल अकाउंट, जो हमारे यहाँ एफडीआई आता है, हमारे यहाँ प्राइवेट इक्विटी में पैसे आते हैं, एफआई पैसे आते हैं, हम पूरा लिंक्ड हैं ग्लोबल इकोनॉमी से। इन द पास्ट तो जब फॉरेनर्स बेच के जाते थे, अगर इस साल जैसे आई डोंट नो 8 या 10 बिलियन डॉलर जो फॉरेनर बेच के गए हैं, आज से 4 साल पहले बेच के जाते तो बाजार 30% गिर गया होता। लोकल फ्लो इतने स्ट्रांग है कि नहीं गिरा है, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। सेकेंड है कि हम कैपिटल अकाउंट के लिए भी अमेरिकन और डॉलर पे डिपेंडेंट हैं, अगर वो स्लो डाउन आएगा तो इसका भी स्लो डाउन आएगा। थर्ड जो बहुत इंटरेस्टिंग है इस प्राइस, स्टील का दाम, तेल का दाम सब डॉलर में ट्रेड होता है। अगर यूएस में रिसेशन आता है, चीज़ों के अगर दाम गिरते हैं तो हमारी टॉप लाइन गिरेगी कंपनियों की, बिल्कुल ठीक है। लास्ट टाइम जो पावर प्लांट्स हमने इतने सारे लगा दिए थे, स्टील प्लांट लगा दिए थे, क्यों बैंक की लोन खराब हुई थी? आप बताइए क्यों? नॉट बिकॉज हमारी कंपनियां फ्रॉड थी, नो, कुछ खराब थी। आपने $3000 पर टन सोच के स्टील का प्लांट लगा दिया, ग्लोबल इकोनॉमी में दिक्कत आ गई, स्टील का भाव हो गया $1000, आपका प्लांट तो वायबल ही नहीं है, तो आप लोन कैसे चुकाएंगे? ऐसा ही पावर प्लांट में हुआ था, ऐसा ही पावर प्लांट में हुआ, बहुत सारे प्लांट लगाए गए। एग्जैक्टली। तो अगर यूएस रिसेशन आता है, ट्रेड की दिक्कत आती है, कैपिटल फ्लोज की दिक्कत आती है, और तीसरी प्राइस की दिक्कत आती है। प्राइस मतलब ही कमोडिटी प्राइस, यानी हमारी टॉप लाइन कंपनियों की कम होती है। तो यूएस रिसेशन आएगा, हमें फायदा सर, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं होगा। कितनी दिक्कत आएगी दैट इज टू बी सीन, ये वो नहीं, बट फायदा तो बिल्कुल नहीं। तो अब ये जो 3 सवाल हमने पूछे, एक्चुअली आप मिथ बस्टर है, बहुत सारे लोग ये स्टोरी सेल करते हैं कि यूएस में दिक्कत होगी तो अपने आप बहुत पैसा आएगा, लेकिन एक्चुअली वो उसका उल्टा है। आज तक नहीं हुआ है जी। 2007 देख लीजिए, कोविड देख लीजिए, टेक क्राइसिस देख लीजिए, नहीं। बहुत सारे लोग ये देखेंगे ना तो कहेंगे अरे यार मैं तो ये थ्योरी देख के आया हूँ। अच्छा, मैं इन 3 क्वेश्चन को देखता हूँ कि जी, अभिमान नहीं करना है, यानी हाई वैल्यूएशंस पे बहुत घमंड नहीं करना है आपको। रिसेशन आएगा नहीं आएगा नोबडी कैन प्रेडिक्ट ना, ये अपने को पता नहीं है, अगर पता चल जाए तो पता नहीं क्या कर लूँ मैं। तीसरा ये कि वहाँ ऐसा हुआ अगर चीन में या यूएस में कहीं पे, तो हमको उससे बहुत फायदा हो जाएगा, ये भी थ्योरी गलत है। अब जो चौथा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मान ली ये सिनेरियो, चूंकि बीच में बबल वाली बात आई थी तो मैं उसको लेके आता हूँ, क्या इंडियन मार्केट के कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ आपको लगता है बबल बन रहा है, या लिक्विडिटी का इतना बड़ा फ्लो है कि वो चर्निंग में कन्वर्ट हो रहा है? तो आप मुझे ये थ्योरी जरा समझाइए। सो इसमें आपने दोनों चीज कही, दोनों चीजें हो रही हैं। तो पहले बबल की बात करते हैं। कुछ पॉकेट्स में बबल हैं, 100% हैं, 100% हैं। वो मेंटल मॉडल भी दिखाएंगे क्या? चलिए आप दिखाइए, मैं आपको उसमें भी दिखा दूंगा, बट उस पर बात भी करेंगे। हाँ, कि एक है बबल में करना क्या चाहिए, इसमें मैं आता हूं। तो आपने 2 सवाल किए, एक बबल है या नहीं, और वो चर्न में बदल रहा है कि, ठीक है। अगर एक छोटे से आईपीओ में जहां किसी को 15, 20, 25 करोड़ रेज कर रहे हैं और 4000 करोड़ का अगर उनको बिड्स आ जाते हैं, ये बबल की वो निशानी है। जब आपके टैक्सी ड्राइवर, आपके घर पे लोग ऑप्शंस ट्रेड करना शुरू कर दें, जो मैं लास्ट ये 2007 में देखा था, वो बबल की निशानी है। जब आपको लगे कि मैं कुछ भी खरीदूंगा वो चलेगा ही, वो बबल की निशानी है, ठीक है। तो कुछ कुछ सेक्टर्स में बबल हैं, कुछ जगह में नहीं है। जैसे प्राइवेट बैंक्स अभी भी सस्ते हैं फॉर वेरियस रीजन, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन है। दूसरा चीज आपने पूछा कि चर्न, मैं आपको एक बेसिक डेटा बताता हूं। मैं स्पेसिफिक कंपनियों के नाम नहीं लूंगा। पिछले 12 महीने में हमने एक स्टडी करी थी इंटरनली, ठीक है। पिछले 12 महीने में जितनी कंपनियां का शेयर प्राइस 100% से ऊपर गया है, डबल से 5 गुना हुआ है, हमने उनकी एनालिसिस करी, जिसमें पीएसयूज भी हैं जो चले हैं, डिफेंस वाले जो भी हैं, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज्ड। लेट अस अज्यूम एक कंपनी का फ्री फ्लोट 25% है, कि टोटल 100 शेयर हैं कंपनी में, 75% या सरकार के पास है या प्रोमोटर के पास है, 25 शेयर ट्रेड होते हैं। डिलीवरी वॉल्यूम इन 25 शेयर की 200 से 300 शेयर है ओवर 6 मंथ्स, यानी कि 8 से 10 गुना बार वो शेयर अपना हाथ बदल चुका है। 10 गुना बार? यस, इन सम ऑफ द स्टॉक्स इट इज 10 टाइम्स।
टिपिकली ये नंबर 20 से 25% होता है। अभी 200 से 300% है कुछ शेयर्स में। तो क्या हो रहा है, लोग कैच खेल रहे हैं कि मैंने थोड़े पैसे बनाए, मैंने आपको दे दिए, आपने किसी और को दे दिए, उसने किसी, यही चल रहा है। तो क्या हो रहा है कि आपने लेट्स अज्यूम शेयर ए खरीदा 10 रुपए में, 20 रुपया हो गया, आपके 20 रुपए बने। मैंने शेयर बी खरीदा था 10 रुपए में, मेरा 20 रुपया हो गया। आप क्या कर रहे हैं, आप ए बेच रहे हैं कि यार यहां पैसे बन गए, अब मैं बी खरीद लेता हूं। मैं बी बेच रहा हूं, मैं आपका ए खरीद रहा हूं। तो सब क्या कर रहे हैं ना, सस्ती चीज जो महंगी हुई है। दोनों के पास सेकंड हैंड एम्बेसडर थी, कोई टोयोटा का नाम हुआ, आप हमने गाड़ियां बदल ली, है एम्बेसडर ही, फिर फेरारी का दाम हो गया, हमने फिर एक्सचेंज कर लिया। ये चल रहा है चर्न, स्पेशली उन शेयरों में जो 3-4 जहां मोमेंटम बहुत ज्यादा रहा है पिछले 12 से 18 महीने में। मैं अपनी टीम को इसी में लगा रखा हूं कि यार इंडिकेटर्स क्या हैं, हाउ डू यू आइडेंटिफाई, कैसे पता करें यार कि ये बहुत महंगा हो गया है, बहुत सस्ता है, क्या बचा है, नहीं बचा है, कहानी खरीदनी है, नहीं खरीदनी है। ठीक है, सी अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजर हैं और अगर आपको क्लाइंट ने पैसा दिया है, देखिए मैं तो AIF PMS हेज फंड चलाता हूँ, तो मैं तो अपने क्लाइंट को कह सकता हूँ कि यार मैं कैश पे बैठा हूँ, इसकी मैं आपको कुछ एनालिसिस दिखाऊंगा हम कर क्या रहे हैं। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड चला रहे हैं, जो मेरे बहुत मित्र हैं, आपको फ्लोज आ रहे हैं, आपको खरीदना ही पड़ेगा। कुछ शेयर्स हैं, एक जैसे एक बहुत नामी रिटेल कंपनी है इंडिया की, उसका मार्केट कैप H&M से बढ़ गया है। ठीक है, 127 P मल्टीपल पे हमारे पोर्टफोलियो में थी। मेरे गुड टू ग्रेट जो फ्रेमवर्क है G2G में, उसमें निकल गई वो सर एक हमने पेंटिंग खरीदी। ठीक है, हमें भाव मालूम है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पेंटिंग के भी भाव होते हैं। एक भाव होता है पिकासो का, वैन गॉग का। अब वैन गॉग का भाव $50 मिलियन होना चाहिए कि $100 मिलियन, किसको मालूम। सो जहां P मल्टीपल 100 के ऊपर चला जाता है ना, मैं उसको पिकासो मल्टीपल बोलता हूँ, वैन गॉग मल्टीपल बोलता हूँ। इसके ऊपर सर आपकी श्रद्धा है, जितना आपके पास जितने पैसे हैं आप खरीदो फिर। मेरे पास नहीं है, क्योंकि जब उल्टा चलता है बाजार, आप देखिए 2-3 शेयर्स का नाम लेता हूं, वो तो मतलब पब्लिक नॉलेज है। बजाज फाइनेंस पिछले फंड में हमारे पोर्टफोलियो में होता था, एंड फेनोमिनल फ्रेंचाइज। एशियन पेंट भी होता था एक जमाने में, ठीक है। बट आप पिछले 3.5 साल से ये शेयर्स ने अपना 2020-21 का टॉप नहीं तोड़ा है। करेक्ट, ठीक है, लेकिन 3 साल में इनकी अर्निंग्स, बजाज फाइनेंस फॉर एग्जांपल 70 से 80% ऊपर है। एग्जैक्टली। तो हुआ क्या है, करेक्शन 2 तरह से होता है सर, या तो भाव गिरता है या वही भाव पड़ा रहता है 2-3 साल, जिसको हम टाइम करेक्शन बोलते हैं। तो बजाज का मल्टीपल जो 70 होता था वो अभी 26 हो गया है। ग्रेट मल्टीपल हैज बिकम अ गुड मल्टीपल, द बिजनेस इज स्टिल ग्रेट। करेक्ट। सो समय में ऐसे बहुत सारी हैं जी, जो आप 2-3 नाम ले रहे हैं। इसके अलावा मैंने एक दिन एक ट्वीट किया था, उसमें यही एग्जैक्टली था कि भैया ये पिछले 3 साल में -1% का स्टॉक रिटर्न है, प्रॉफिट 26% CAGR से बढ़ रहा है। यस, ये एक बहुत टिपिकल चीज़ है। यहाँ कोई स्टॉक रिकमेंडेशन या किसी बारे में बात नहीं, लेकिन ये समझने के लिए ज़रूरी है कि मार्केट की डायनामिक्स कैसे चेंज हो रही है। अब मेंटल मॉडल, तो अब आप अगर वो ग्राफिक लगाएं, वो दिखाइए, मेंटल मॉडल ग्राफिक दिखाइए। देखिए इस वक्त, बिकॉज मैंने अभी ईडलवाइज ज्वाइन कर रहा है, हम AIF PMS सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो जो टीम हमने बनाई है, क्या एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ ग्राफिक्स यहाँ दिखाता हूँ। तो ये तो बेसिक G2G फ्रेमवर्क है। आपको याद है पहले ही मैंने बताया था कि नीचे है गुड बिजनेस ग्रेट बिजनेस, ये है गुड वैल्यूएशन ग्रेट वैल्यूएशन। अब ये जितने काले बिंदु हैं, आप अज्यूम करिए कि हर एक शेयर है, हर एक शेयर। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बाजार के जो इंपॉर्टेंट 500,000 शेयर है उनको अपने प्रोप्राइटरी फ्रेमवर्क में हम पहले मैप करें। ठीक है, अब अगली स्लाइड इसमें है कि बेंजामिन ग्राहम वाली मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो पहले हम मैप करेंगे अपने प्रोप्राइटरी नेटवर्क। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। नंबर 2 आ जाइए। हाँ, अब जितने शेयर इस लाइन के नीचे हैं, ओके, वो मेरे सो कॉल्ड बाई जोन में है, कि या तो गुड बिजनेस एट गुड वैल्यू, या गुड बिजनेस एज ओके ग्रेट वैल्यू, या ग्रेट बिजनेस एट गुड वैल्यू। ठीक है, अगली स्लाइड दिखाइए। हाँ, नंबर 3 प्ले करिए। हाँ, नंबर 3 नहीं, दिस ओके दिस आल्सो। हाँ, ये वाली। हाँ, अब जो लाल वाले हैं वो रिस्क वाले हैं, ओके। हरे वाले हैं जो खरीदने के जोन में है, लाल वाले बेचने के जोन में है, सो कॉल्ड।
जो मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिए, ये ग्रेट बिजनेस ग्रेट वैल्यूएशन में हो गया है, अब कुछ बचा नहीं है। 2 से 3 साल अंडर परफॉर्म कर सकता है, बहुत महंगा हो गया, 70, 80, 90, 100 मल्टीपल। हमारी टीम, अगली स्लाइड दिखाइए, नंबर 4 ये एक और। हाँ, तो ये तो लॉन्ग बुक बना रहा हूं मैं, ये तो पिछले 3 साल की कहानी थी कि ये शेयर अगर मिल जाएंगे पैसे बनेंगे। वैसे बनेंगे। हाँ। हमारा एक फंड है लॉन्ग शॉर्ट फंड। आमतौर पे हम क्या करते हैं, बाय लो सेल हाई, इसको बोलते हैं लॉन्ग करना। मेरा एक फंड है जहां हम सेल हाई बाय लो भी करते हैं। ओके। कि महंगी चीज है उसको बेच दी, अगर भाव गिरेगा तो हम खरीद लेंगे। अब हम हमारे एक फंड में शॉर्ट साइड में बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि हम शॉर्ट कर रहे हैं, मॉडल तो मैं क्या कर रहा हूं वो आपको दिखाता हूं। अब अगली स्लाइड दिखाइए, 5th प्लेट दिखाइए। नेक्स्ट वाली दिखाइए। हाँ, ये अब ये जितने लाल हैं हमारे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में, मेरा जो फ्रेमवर्क है, जो भी है प्रोप्राइटरी, जो भी हमने बनाया सीख के, अब ये एनालिसिस हम कर रहे हैं। लेकिन अब दिक्कत समझिए, टिपिकली क्या होता है कि एक शेयर में एसिमेट्रिक रिटर्न होते हैं। 100 रुपए का भाव है, अगर गिरेगा तो 0 तक ही जाएगा। मैं सिर्फ 100 रुपए बना सकता हूं ऑन द शॉर्ट साइड। ओके। अगर बढ़ेगा कुछ भी हो सकता है भाव, कुछ भी हो सकता कुछ भी। तो लॉन्ग साइड में आप कितना ही पैसा खो सकते हैं अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है। तो शॉर्टिंग आप जब करते हैं, बहुत सोच समझ के, बहुत ढंग से करना होता है। तो हमारी थीसिस ये है कि ये अगर शेयर कुछ हमें इंटरेस्टिंग मिलता है, लेटेस्ट मुझे 100 रुपए का शॉर्ट करना है, मैं एक साथ नहीं करता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, से 2 रुपया हर महीना या 5 रुपये हर महीना, कि अगले 12 महीने में मुझे 100 रुपया शॉर्ट करना है। तो अब हम वो करना शुरू कर रहे हैं कि कब ये तेजी या ये शेयर गिरेगा नहीं मालूम, बट एट सम पॉइंट इन द नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स ये होगा। तो हमारी एनालिसिस अब लॉन्ग साइड से शॉर्ट साइड में भी हमने शुरू कर दी। ओके। अच्छा, ये जो हमने 4-5 चीज़ें समझी, अब इसमें एक चीज़ थोड़ी मुझे और समझाइए आप। जब मार्केट में बहुत पैसा आ गया लोगों के पास, ये पैसा आ रहा है, नए इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, नए मेंटल स्टेटस के लोग आ रहे हैं, नई सोच के लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी, वो क्या पिवट पॉइंट होता है जहाँ पे वो रुकती है कि अब पैसा आना रुकेगा गुरु, अब वहीं पे गेम बिगड़ सकता है, वो क्या पॉइंट हो सकता है? देखिए, ये 2-3 तरह के पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट होता है प्योरली एक्सटर्नल, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है, ब्लैक स्वॉन टाइप का। प्योर ब्लैक स्वॉन। कोविड वाज अ ब्लैक स्वॉन, किसको पता था कोविड आएगा, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, किसको पता था आएगी? राइट। वो इवेंट आप और मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मुझे नहीं मालूम है कब बारिश आएगी, लेकिन मैं छाता ले आके जा सकता हूँ। मेरा काम है छाते की तैयारी करना, कि अगर ऐसा होगा तो मेरी क्या तैयारी है। तो आप और मैं अगर इन्वेस्टर हैं और मुझे लग रहा है बाजार बहुत तेज हो गया है, तो मैं पुट्स खरीद सकता हूँ। जस्ट एन एग्जाम्पल, मुझे अपना पोर्टफोलियो हेज करना है, मैं पुट्स खरीद सकता हूँ, एक तरीका। दूसरी दिक्कत होती है कि जब बहुत ज्यादा पैसा जब आता है बाजार में, टिपिकली वो 6 से 9 महीने में, इस तरह के उसमें पिछले 50-100 सालों में वो टिपिकली पीक होता है शॉर्ट टर्म का। ओके। तीसरा होता है कि जितनी सप्लाई आती है उतनी डिमांड भी आ जाती है। अब मैं आपको सेबी की, आप वेबसाइट पे जाइए, सेबी ने तो सारा डेटा आपके सामने डाल दिया है। करेक्ट। हम कुछ नंबर्स रन कर रहे थे, आई थिंक इफ आई 453 कंपनीज ऑफ द टॉप 1000, 450 प्रोमोटरों ने, मैं यहाँ प्राइवेट इक्विटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली प्रोमोटर, 450 प्रोमोटरों ने अपना माल बेचा है। प्रोमोटर कब माल बेचता है? वो तो एकदम अपनी छाती में लगा के रखता है अपने शेयर्स को, अपनी कंपनी। कब बेचता है? एंड दे आर द स्मार्टेस्ट पीपल इन इंडिया। आप समझिए, इंडिया का व्यापारी, हमारे देश का नहीं, और जिसकी कंपनी उससे आप थोड़ी जानते हैं, और कंपनी अच्छी चल रही है, ठीक है, वो अपने शेयर बेच रहा है। मैं QIP और सेकेंडरी की बात ही नहीं कर, प्राइमरी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सेकेंडरी शेयर्स की बात कर रहा हूँ। अपना माल बेच रहा है 453। और लास्ट हमने जो डेटा देखा था, 86,000 करोड़, 86,000 करोड़ have been raised just by promoters। अच्छा, एवरीडे ये बरसात हो रही है, और ये तो बरसात मतलब भंवर आ रहे हैं सर रोज। मैं कल एक एनालिस्ट से बात कर रहा था, आपको बताता हूँ क्या हुआ। बहुत बड़ी फर्म है, मेरा बहुत अच्छा मित्र है, वो एक पर्टिकुलर सेक्टर कवर करता है। तो कल शाम को हमको डिनर पे मिलना था, तो उसका अचानक फोन आया। मतलब क्या हो गया? बोला अजय, एक नई IPO मैंडेट आ गई है। वो ऑलरेडी 3 IPO पे काम कर रहा है अपने सेक्टर में, 4था IPO मैंडेट। आप समझ रहे हैं, एनालिस्ट बिजी हैं, सब बिजी हैं,
तो व्हाट इज हैपनिंग इज जितनी डिमांड आ रही है, आप जितना शहद दे रहे हैं सर, उतनी मधुमक्खियां भी आ रही हैं। जितना आप सप्लाई देंगे पैसे का, उतने प्रोमोटर्स भी आ रहे हैं, उतने ये डीलर्स भी आ रहे हैं, एसएमई आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। तो ये पूरी सप्लाई फिर ऑब्जॉर्व होनी शुरू हो जाती है। एक समय आएगा जब सप्लाई और डिमांड सेम होती रहेगी, शेयर चलना बंद हो जाएंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ। हम सब एसआईपी की बात कर रहे हैं, एसआईपी बढ़ रहा है, एसआईपी बढ़ रहा है। पिछले 4 महीने से प्योर एसआईपी इज फ्लैट। करेक्ट। इंक्रीमेंटली पैसा कहाँ जा रहा है आपको मालूम है? सेक्टर फंड्स में। सेबी ने तो रेस्ट्रिक्शन डाल दी है कि आप लार्ज कैप एक कर सकते हो, मल्टी कैप एक कर सकते हो, फ्लेक्सी कैप, अब वो सब हो गया। वहाँ एसआईपी नहीं आ रही, अब क्या करूं मैं? लॉन्च हो रहा है। तो अब थेमैटिक सेक्टर फंड जा रहे हैं, अब सेक्टर फंड लार्ज कैप फंड से बड़े हो गए, तो बचा क्या? इंटरेस्टिंग बात भैया और ये देखिए, बहुत सारे फंड लॉन्च हो रहे हैं जी, क्योंकि पैसा आ रहा है जी। तो ऑलमोस्ट आपको हर समय कोई एनएफओ खुला दिखेगा। हाँ, तो मैं उसका भी आपको डेटा देता हूँ। 2018-19-20 में 10 से 12 एनएफओज आते थे। 2 साल पहले 20 आए थे। लास्ट ईयर पूरे साल में 54 आए थे, शायद 50। इस साल पहले 6 महीने में 50 आ चुके हैं। दिस इज प्योरली एनएफओ, पैसे। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, एक्सटर्नल इवेंट क्या होगा हमें नहीं मालूम, नहीं पता, बिल्कुल नहीं। बट जो फ्लोज हैं, फ्लोज की जितनी सप्लाई आएगी, डिमांड उतनी आ जाती है, उसका इंडिकेशन है प्रोमोटर सेलिंग। और ये सब जो ड्रामे हो रहे हैं, जिनको मैं कह रहा हूँ कि छोटी छोटी कंपनियां, बड़ी कंपनियां अनाप शनाप पैसे रेज कर रही हैं, ये छोटे छोटे इशारे हैं जिनको ये इशारे हैं, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और ये समझना चाहिए क्योंकि आपका पैसा लगना है मार्केट में और आपका पैसा लगा हुआ है, तो आपको ही उसकी सुरक्षा करनी है। हम लोग सिर्फ आपको वार्न कर सकते हैं, बता सकते हैं। इस शो का मकसद भी यही है कि आपको डराना नहीं है, आपको समझाना है दोस्त मार्केट में हो क्या रहा है, इसको समझिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अगले 5 क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको भी समझेंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और बाजार की नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पल्स रेट चल रहा है इस समय, बहुत तेज़ धड़क रहा है, क्या नॉर्मल है या थोड़ा स्लो है। उस पल्स को समझाने के लिए अजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अभी तो हमने डोमेस्टिक में बहुत समझा यहाँ क्या चल रहा है। एक प्राणी होता है FII, हम उस तरह के एक प्राणी थे एक जमाने में, अभी हम आधे अभी भी हैं। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि FII सोचते कैसे हैं, उनकी प्लेबुक क्या होती है, उनका गेम प्लान क्या होता है, भारत में इतने नाराज क्यों हैं, वो क्यों यहाँ बेच रहे हैं, मतलब क्या क्या प्रोसेस क्या होता है, उनकी सोच क्या होती है, उनका गेम क्या है। कहानियों से बताता हूँ आपको। FII सोचता कहते हैं। देखिए, FIIs को आप बेवकूफ़ ना समझे, सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, मैं उसको सबसे स्मार्ट आदमी समझता हूँ। हाँ, और मैं आपको एक बहुत पुरानी कहानी सुनाता हूँ और फिर उस इंसान से मैंने सीखा क्या था वो बताता हूँ। मैं 2003 की बात है, 21 साल पहले फार्मा कवर करता था, रनबैक्सी, रेड्डीज। और मैं तब स्ट्रैटेजी नोट्स भी, नीम कुमार राणा जो हेड ऑफ रीजन, उनके साथ स्ट्रैटेजी पे काम करता था। तो मैं फ्लोरिडा में था, मायामी में, और मैं एक इंसान से मिला, टेम्पल्टन में काम करते थे, डेविड विंटर्स, नाम भी मुझे याद है, वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू इन्वेस्टर्स एवर। FII हैं। तब हीरो होंडा, तो मैं गया मीटिंग में, पहले उनको रनबैक्सी समझाई, सन फार्मा समझाया, फिर उन्होंने मेरी स्ट्रैटेजी पीस देखी जो हमने निम जी के साथ लिखी थी। वो सिर्फ वैल्यूएशन देख रहे थे, हीरो होंडा पे रुके। हीरो होंडा, मुझे याद नहीं है, शायद 7 या 8% डिविडेंड यील्ड था। तो उन्होंने पूछा कंपनी क्या करती है, तो मैंने कहा सर मैं तो फार्मा कवर करता हूँ, मुझे इतना मालूम है कि हीरो और होंडा का जॉइंट वेंचर है और इंडिया में इनकी मोटरसाइकिलें बहुत बिकती हैं। उन्होंने कहा कैन यू अरेंज अ मीटिंग नेक्स्ट वीक। विद इन 1 वीक वो दिल्ली आए। उस समय बड़े मुंजल साहब होते थे और दुआ जी, वो पान पराग खाते थे, मुझे अभी याद है, वो थे। डेविड विंटर इंडिया आके उन्होंने सिर्फ एक मीटिंग करी पूरे दिन। मैं उनके साथ, दैट इज़ द ओनली टाइम मैं ब्रिजमोहन लाल जी से मुलाकात हुई थी। उनका बड़ा सा रूम होता था, बीच में सोफे पे बैठे थे, दुआ जी इधर बैठे थे, वो यहाँ बैठा था, मैं साइड में बैठा था। 2 घंटा उसने बिताया उनके साथ।
उसके सवाल कोई भी ऐसे नहीं थे कि सर कल क्या होगा, परसों क्या होगा। वो सिर्फ ये समझना चाहता है कि ये इंसान ने धंधा क्यों बनाया, कैसे बनाया, होंडा से रिश्ता कैसा है, बस। फिर बोला चलिए आप मेरा प्लांट भी दिखाने के लिए। फिर वो मुझे याद है शायद मानेसर और नीम राणा जो भी हम घूमने गए, उस जमाने में उसने 3 दिन बाद $40 मिलियन का हीरो होंडा खरीदा था। $40 मिलियन का? मिलियन, ठीक है, उस समय। और उसने नहीं भी तो 20 गुना पैसा बनाया था। वाओ। और उसकी थीसिस बहुत सिंपल थी। मैं कई बार कहता हूँ ना कि वो क्या जाने भारत को जो सिर्फ जाने भारत को। उन्होंने देखा था कि मोटरसाइकिल इज द ओनली वे कि एक आम इंसान मोबिलिटी के लिए यूज़ करता है, घर जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। और उसने ये चीज़ इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, जापान में देखी थी। उसने बोला तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। जब हीरो होंडा 20 गुना हो गया, उसने पूरा माल बेच दिया। उसने गुड टू ग्रेट की जर्नी धंधे की भी पकड़ी और वैल्यूएशन की भी पकड़ी। तो अब वो सोचता कैसे, आप देखिए, ये लोग काफी एक तो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और जरूरी भी है, हम भी तो करते हैं ना कि यार फलानी चीज 10 पी में है, टाइटन से 70 पी में है, कल्याण 40 में था और सेनको 15 में था, खरीद लेता हूं। हम भी करते हैं ना कंपैरिजन। करेक्ट। तो उसने बताया कि यार हम 2 या 3 ढंग से वैल्यूएशन देखते हैं कंट्री में जब इन्वेस्ट करते हैं। पहला टिपिकल अर्निंग वैल्यूएशन होता है कि इतना मुनाफा बन रहा है, इसका एक मल्टीपल होगा, जो मैंने कहा कि आज का नंबर कल की कहानी। तो ये तो अर्निंग वैल्यूएशन हो गया, मुनाफा वाला वैल्यूएशन। दूसरा उसने कहा कि एक एसेट वैल्यूएशन होता है, जिसको हम टिपिकली प्राइस टू बुक से बोलते हैं। ये बुक वैल्यू है, इतनी ये होनी चाहिए। और तीसरा होता है मार्केट कैप टू जीडीपी, वो जरूर देखते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेवल थिंकिंग हो गई। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पे सेकंड लेवल थिंकिंग डालें। अब सेकंड लेवल थिंकिंग हम क्या कर रहे हैं, जैसे मार्केट कैप टू जीडीपी इंडिया का बाय द वे 150% हो गया है, इतिहास में सबसे ज्यादा। लेकिन हमने कहा यार ये एग्रीगेट में तो सब कुछ महंगा लगेगा, लेकिन एचडीएफसी बैंक तो महंगा नहीं है, हाइपोथेटिकली। फिर मैंने अपनी टीम से कहा कि यार एक काम करते हैं, मार्केट कैप टू जीडीपी को 3 भाग में बांटो। लार्ज कैप मार्केट कैप टू जीडीपी, मिड कैप मार्केट कैप टू जीडीपी, स्मॉल कैप मार्केट कैप टू जीडीपी। इसमें क्या निकला? अब ये इंटरेस्टिंग हो जाता है, बहुत रोचक आंसर्स मिले। Large cap market cap to GDP is 98% only, which is within historical range. Okay. Small cap market cap to GDP अभी 28% है, जो 4 से 8% होता था। 4 से 8 होता था, 28 से 7x. Yes. क्यों? Small caps now are trading at 30-40% premium to large cap. कोई रीजन है वो स्मॉल कैप है? लिक्विडिटी रिस्क है, बिजनेस रिस्क है, साइकिल रिस्क है, बैलेंस शीट रिस्क है, इसलिए वो सस्ता होना चाहिए। हर चीज ग्रोथ नहीं होती है। तो सेकेंड लेवल थिंकिंग जो हमने, अब दूसरा हमने किया कि अब एग्जांपल देता हूं, सब बोलते हैं एवरेज वैल्यूएशन इंडिया का यार 20 टाइम है, 21 टाइम है, 22 टाइम है। एवरेज नीरज जी डजंट मैटर। अब मैं समझाता हूं क्यों। लेट अस अज्यूम हम 100 लोग इस रूम में बैठे हैं, हम सबकी नेटवर्थ 1-1 लाख रुपए है, एवरेज नेटवर्थ 1 लाख, ठीक है। अब मुकेश अंबानी इस रूम में आ जाते हैं, हम 100 की नेटवर्थ एवरेज $1 बिलियन हो जाएगी। एवरेज रूम की क्या हुई? 1 बिलियन हो गई, 1 बिलियन हो गई, लेकिन हम तो लाख वाले ही हैं। यू अंडरस्टैंड, एवरेज इज यूजलेस। तो हम मीडियन वैल्यूएशन देखते हैं। मीडियन का मतलब है कि अगर 100 लोग हैं, जो 50वां आदमी है उसकी क्या है। इंडिया की मीडियन वैल्यूएशन 31 टाइम है, 31 टाइम्स। एवरेज डज नॉट मैटर। 2008 से ज्यादा, सिग्निफिकेंटली ज्यादा। अब दूसरा, ये तो अर्निंग वैल्यूएशन होगी, प्राइस टू बुक हमने लगाया। 2007 की पीक साइकिल में प्राइस बुक 4.5 थी, एवरेज आरओई बाजार का 24 था। अभी हमारी मीडियन प्राइस बुक 6.5 है, आरओई 14.5 है। प्राइस टू बुक 4.5 का 6.5, आरओई 24 या 25 का 14, 10 पॉइंट नीचे। बेहद डिस्टॉर्टेड नंबर, कंप्लीटली। तो हम क्या है कि जो चीज डेविड विंटर से सीखी या किसी से सीखी, उसका सेकंड डेरिवेटिव सवाल की, यार और अंदर घुसो, और अंदर घुसो, और अंदर घुसो। अब एफआईए का लास्ट आपका आंसर देता हूं मैं। एफआईए क्या है ना, उन्होंने प्राइवेट बैंक में बहुत पैसे बनाए। आप एचडीएफसी बैंक, कोटक आपने खरीदे, आईसीआईसीआई, एक्सिस खरीद के आप बैठ गए। क्रेडिट साइकिल पीएसयू बैंक्स की खराब चल रही थी। अब पीएसयू बैंक की क्रेडिट साइकिल खराब चल रही है, आप लोन दे नहीं सकते,
तो आपको डिपॉजिट की भी जरूरत नहीं है, तो आप तो ठंडे बैठे हैं। तो प्राइवेट बैंक का टेलविंड था, लोन ग्रोथ भी है, डिपॉजिट ग्रोथ भी है। अब क्या हुआ पीएसयू बैंक का, सब ठीक हो गई, लोन बुक ठीक हो गई, कैपिटलाइज हो गए, तो अब उनको भी ग्रो करना है, तो प्राइवेट बैंक को डिपॉजिट आएगी कैसे? तो एफआई ने इतने पैसे बना रखे थे प्राइवेट बैंक ने कि पीएसयू उनको छूना नहीं था। अब इंडिया बाजार चल गया है, आपके पास क्या है? इतिहास, जहां आपने पहले पैसे बनाए हैं। अब आपका बॉस आके बोलता है ये क्या कर रहे हो इंडिया में, तो क्या बेचेगा? जो है वही बेचेगा, वही बेचेगा। यही प्रॉब्लम। तो एफआई की थिंकिंग ये भी है कि बेंचमार्क वैल्यूएशन करना, लेजी इन्वेस्टिंग, थोड़ा उनको बदलना पड़ेगा, थोड़ा बदलना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक और प्राणी है जी। उसको भी इसी में जोड़ दीजिए। बताइए। प्राइवेट इक्विटी वाले भी बहुत पैसे बना रहे हैं जी, उनका क्या मेंटल मॉडल होता है? देखिए प्राइवेट इक्विटी में आप एक ही चीज समझिए, दे आर लुकिंग एट बदलाव। अगर ब्रॉडली आप समझिए, प्राइवेट इक्विटी का मतलब है चेंज, और दूसरा ये चेंज अगले 4 से 7 साल में आना चाहिए। बिकॉज प्राइवेट इक्विटी में क्या इंटरेस्टिंग होता है ना, उनकी फंड लाइफ टिपिकली 7 साल होती है। कि आपने बोला कि अजय जी ये लो मेरा पैसा, प्राइवेट कंपनियों में इन्वेस्ट करो, मुझे 7 साल बाद आपके पैसे वापस करने हैं। परपेचुअल नहीं होता है, यानी कि इस 7 साल में मुझे कंपनी खरीदनी है, उसमें जो भी बदलाव लाने उस पर मैं आऊँगा, और फिर मुझे 7 साल में बेच के भी जाना है, आपके पैसे मुझे वापस करने हैं। तो प्राइवेट इक्विटी में 2 कंस्ट्रेंट रहती हैं, एक बदलाव चाहिए और टाइम, इतने समय में चाहिए। और प्राइवेट इक्विटी दूसरा क्या है कि दे ऑलवेज वांट टू प्ले बोथ, कि गुड टू ग्रेट मैं व्यापार भी खेलूं और गुड टू ग्रेट वैल्यूएशन भी खेलूं। ठीक है। तो एक इनको ये समझ सकते हैं कि कंट्री के अंदर जो चेंज चल रहा है, इकोनॉमी में जो चेंज चल रहा है, जो पॉलिटिकल चेंज है, जो सिस्टमिक चेंज है, वो सबको सब कुछ कैप्चर करना दे विल ट्राई टू कैप्चर एवरीथिंग। जैसे और कंपनी तो करना ही चाहिए एग्जैक्टली। तो वो चेंज, सी हर तरह का चेंज पकड़ेंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई आया तो आ जाएंगे, तो वो देखेंगे कौन कंपनी है, ये प्रमोटर अच्छा है, इसने एक अच्छा धंधा बनाया है, चलो इस पे पैसे लगाओ। जेबी फार्मा है, जैसे चोपड़ा जी से मेरी निखिल जी से बात हुई, क्या वहाँ क्या है कि अगर पुरानी फैमिली को बिजनेस नहीं चलाना है, उनको एक नया घर चाहिए, कोई है जो यार धंधे का ख्याल रखेगा, लोगों को निकालेगा नहीं, तो वहाँ भी प्राइवेट इक्विटी आता है। कई फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं जो बच्चे नहीं चलाना चाहते, बहुत जगह आ रहा है, वो भी चेंज है। राइट, टेक्नोलॉजिकल चेंज है। तो मैं यहाँ वेंचर कैप की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट इक्विटी की बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कल्याण ज्वेलरी कंपनी है, रमेश कल्याण से हमारी बात हुई थी करीब 1-1.5 साल पहले, और वहाँ पर हमारे कुछ मित्र हैं जो इन्वेस्टर्स भी हैं वॉबक के थ्रू। कल्याण की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है हवाई जहाज को लेकर। अभी एक स्टारबक्स के एक नए सीईओ आए, आप आई डोंट नो आपने वो फॉलो करी है कि नहीं, चिपोटले के सीईओ को स्टारबक्स का बना के जो हवाई जहाज से जाएंगे रोज। हम तो गाड़ी से ऑफिस आते हैं, हवाई जहाज से और वो कह रहे मैं हमेशा हर नौकरी में इसे करता हूँ। एग्जैक्टली, ठीक है। तो कल्याण में क्या हुआ था कि उनकी बैलेंस शीट पे हवाई जहाज थी। कुछ लोगों को लगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है। मेरी रमेश से बात हुई, मुझे नहीं लगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है। अब मैं बताता हूँ कॉन्टेक्स्ट आप समझिए, बिकॉज वहाँ प्राइवेट इक्विटी बैठा है, सोच समझ के कर रहा है। कल्याण ज्वेलरी जब शुरू हुआ था, केरला के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ था, न वहाँ हेलीकॉप्टर है, न वहाँ एयरपोर्ट है। अब इनके ऑल ओवर इंडिया स्टोर है, 10-12-15 हज़ार करोड़ की टर्नओवर ज़्यादा ही होगी, 200 करोड़ का हेलीकॉप्टर है, पीनट, और ये हवाई जहाज है। उसके लिए हवाई जहाज इज लाइक अ टैक्सी, एग्जैक्टली उसके लिए ज़रूरत है। बाजार को कॉर्पोरेट गवर्नेंस लग रहा था। तो कई बार प्राइवेट इक्विटी का ये एंगल भी आप उनसे बात करते हैं, समझ में आता है, बट प्राइमरी 2 चीज़ें हैं, बदलाव और 6 से 7 साल में टर्न अराउंड करके रिजल्ट ओरिएंटेड, फोकस्ड है। वो पार्टी के लिए नहीं खरीद रहे हेलीकॉप्टर, नहीं, वो मोबिलिटी के लिए खरीद रहे हैं। तो ये हो गया प्राइवेट इक्विटी और एफआईआईज का गेम प्लान। अब 9th और 10th क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या इंडियन मार्केट इन लार्जर सेंस एक प्रॉमिसिंग स्टोरी है? और इसी में दूसरा सवाल जोड़ता हूँ, जो 10वां सवाल है मेरा, कि एक समझदार इन्वेस्टर के लिए सफलता की कुंजी या पुड़िया क्या है? तो पहले इंडिया एक प्रॉमिसिंग स्टोरी है, और फिर दूसरा सवाल ये। देखिए, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और देश के बारे में बात कर रहा हूँ तो पक्का प्रॉमिसिंग स्टोरी नहीं, पहला ऐसी मजाक की बात है। यंग पॉपुलेशन, हंग्री पॉपुलेशन, यंगेस्ट वर्कफोर्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्स्ट केस में भी हमारा जीडीपी 5 से 6% ग्रो किया था और आज 7 से 8 कर रहा है। सो सबसे पहला अगर आप सिर्फ टॉप डाउन देखें,
हमारी साइज हो गई है, वी आर नाउ द फिफ्थ Fifth लार्जेस्ट इकोनॉमी। वो होना ही है, मैथमेटिकली कंपाउंडिंग से होना है। विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट कैप ऑल्सो। जब साइज होती है तो अगर आप देख रहे हैं यार बहुत सारे बौने हैं, उसमें 3 बड़ी अगर मुझे इमारतें दिख रही हैं, अगर हमारी एक इमारत है दुनिया को दिखेगी, तो आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते कि यार ये फलानी कंट्री को आप इग्नोर नहीं कर सकते, पहला। दूसरा है ग्रोथ है, बहुत कम जगह दुनिया में बची हैं जहां आपको 5 से 6% मिनिमम जीडीपी ग्रोथ, 4% इन्फ्लेशन, 10% आपको नॉमिनल ग्रोथ मिल रहा है। तीसरा यंग पॉपुलेशन है। चौथा हम अंग्रेजी बोलते हैं। पांचवा जो दुनिया की सबसे बड़ी रेवोल्यूशन आ रही है एआई की, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ला रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर वर्कफोर्स कहाँ है? हम हैं। जितनी यूएस की आप बड़ी कंपनियों के सीईओज देखो, गूगल, एनी कंपनी यू नेम, 60% सीईओ इंडियंस हैं। योर मैनेजमेंट इज द बेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रस्ट ऑफ अ कंट्री। अच्छा, इससे पहले कि हम लास्ट वाला वो सफलता की पुड़िया समझे, ये जो एआई आप बीच में लाए हैं, ये मुझे, मैं इसमें बहुत इंटरेस्ट, मैंने इस पे कम से कम 1 साल पहले एक शो किया, 1 घंटे, मैं आपको दिखाऊंगा वो शो, एआई पे शो किया मैंने। क्या हमारी आईटी कंपनीज या हमारे इंजीनियर्स तैयार हैं उसको एकदम लेने के लिए, या थोड़ा वक्त लगेगा? जी, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। और मैं यहाँ सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, इंटेल ने जो गलती करी थी हमारी कंपनियां वो ना करें। इंटेल ने क्या गलती की? इंटेल चिप्स में दुनिया में सबसे आगे था। राइट। 2010 में, मैं आपको अचंभा होगा नंबर अगर मैं आपके सामने दूं, इंटेल का मार्केट कैप $250 बिलियन था, एनवीडिया का सिर्फ 10 बिलियन था, 10 बिलियन 250 बिलियन। आज इंटेल का मार्केट कैप है 83 बिलियन, 250 का 3 ट्रिलियन। दिस इज 10 to 3 ट्रिलियन। इंटेल 80 बिलियन मार्केट कैप, एनवीडिया विल मेक 80 बिलियन प्रॉफिट इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। अगले साल तो 100 बिलियन का प्रॉफिट है। अब इंटेल ने गलती क्या करी आप देखिए, दुनिया का राजा है, हर कंप्यूटर में उनका चिप जा रहा है, राइट? 2010 में इंटेल का भाव आज $19 है, तब भी $19 था। 19 से $60 गया था भाव। आपको मालूम है क्या किया था इंटेल ने? इंटरेस्ट रेट लो थे, उनका टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग 5.6 बिलियन था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आज 4 बिलियन है। 30% कंपनी का बायबैक कर लिया उधार लेके। रेट लो है, 0% रेट है, 2 बिलियन का लोन को 30 बिलियन कर दिया, 28 बिलियन लोन लिया और शेयर बायबैक करते 30% कंपनी का बायबैक कर लिया। ईपीएस बढ़ता रहा, शेयर प्राइस अच्छा लगा इन्वेस्टर्स को। आर&डी में खर्चा नहीं किया, चिप डिजाइन में खर्चा नहीं किया, एआई में खर्चा नहीं किया, खत्म हो रही है कंपनी। और एक आदमी लगा रहा, और ये लगा रहा। और एनवीडिया में तो हमारे कुछ मित्र भी काम करते हैं, वाकई कमाल की कंपनी है। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, मैंने कहानी सुना दी कि हम तैयार हैं, लेकिन हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के यूजर्स होंगे, हम अपने मॉडल बना नहीं पाएंगे। और मैं सिंपल बताता हूं क्यों। एक ही कंपनी है ASML नेदरलैंड्स की, जो मशीनें बनाती हैं, जो एआई के चिप्स बनाते हैं। TSMC एक ही है जो फाउंड्री चलाता है। डिजाइन की एक ही कंपनी एनवीडिया। तो सर 3 ही लोग बचे हैं, उन्होंने टोल बूथ अपने लगा दिए हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट सर, एक LLM बनाने के लिए, जो लैम्डा फेसबुक का ओपन सोर्स वाला, उन्होंने 10 बिलियन का एक डेटा सेंटर लगाया था, एक डेटा सेंटर, और उसमें $35,000 का तो एक चिप है। $10 बिलियन का मिनिमम एंट्री इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एंथ्रोपिक में इन्वेस्ट किया है, स्टार्टअप है सर, हमारा स्टार्टअप वैल्यूएशन 15 बिलियन पे घुसा हूं मैं। हाउ डू यू प्ले इट? अभी ओपन एआई का भी शायद आजकल भी खबर छपी थी, 100 कुछ हो गया, 100-150 बिलियन डॉलर हो रहा है। तो हम यूज डेफिनेटली करेंगे। जैसे अभी ये इंटरव्यू के पहले जो मैं आपको कुछ बता रहा था, अगर वो सक्सेसफुल होता है हमारा वो प्रोजेक्ट, जो हम एक्चुअली एआई यूज करके कोशिश कर रहे हैं कि हम शेयर बाजार की प्राइस प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि नहीं, उसमें हम कुछ 373 वेरिएबल यूज कर रहे हैं। 6 महीना उसकी रिसर्च चल रही है, बट इनिशियली मैं देख रहा हूँ, पता है कमाल है नीरज। जब इस पर डिस्कशन किया था तो एग्जैक्टली यही फ्रेमवर्क मैंने रखा था कि अगर एआई को आप अभी समझ नहीं रहे हैं, अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक कर रहे हैं। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज द गेम चेंजर। एब्सोल्युटली। तो मुझे वो शो बार बार याद आता जब भी मैं इसकी डिस्कशन करता हूँ कि यार मैंने बहुत पहले लोगों से कहा था कि मार्केट में, रिसर्च में, मेडिकल में, हर जगह वो
गेम चेंजर होने वाला है, उसको प्लीज़ समझो। तो मान लीजिए इस शो को देख के कुछ लोग समझ लें, सीख लें, मार्केट के बारे में सीख लें, सफलता की पुड़िया क्या है सर, ये तो बताओ। देखिए नीरज जी, मार्केट के लिए सफलता की कि पुड़िया, कैसे नहीं, अच्छी कंपनी का कि एक दो बहुत बेसिक पहचान जो होती है वो। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है कि कितनी बड़ी झील है और कितनी कम मछलियां हैं। ओके। वो इंडस्ट्री बेस्ट होती है। जो एग्जांपल मैंने आपको एक सोलर कंपनी बनाने की दी और एक कोलगेट या मंजन बनाने की दी, बहुत बड़ा बाजार है और कम लोग हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेरा क्राइटेरिया अगर मैं कहूँ वो है कि आप यूनिक हैं कि नहीं, आपके कंपटीशन कम है कि नहीं। पहला तो मैं हमेशा वही कॉम्पिटिटिव एज बेसिकली। दूसरा, वो ब्रह्मा विष्णु महेश कर्व में आप अगर महेश हो गए हैं, फुल्ली पेनिट्रेटेड महेश कैसे पता लगेगा महेश हो गए हैं? वैल्यूएशन से देखें। देखिए दो चीज होती है, एक है कि पेनिट्रेशन प्योरली पेनिट्रेशन। अब टेलीविजन इन इंडिया वेरी हाईली पेनिट्रेटेड है, कुछ नहीं होने वाला है। आईफोन अभी भी पेनिट्रेटेड नहीं है। आपको आई डोंट नो इफ यू नो, हिंदुस्तान लीवर की टोटल सब कुछ मिला के साबुन, तेल, आटा जो बेचते हैं, लास्ट ईयर आईफोन की सेल इंडिया में वो सबसे ज्यादा हो गई। यस। आज भी पेनिट्रेशन कम है, लेकिन तो आईफोन इंडिया में अभी भी चलेगा। सो पेनिट्रेशन इज अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ महेश। तीसरा, युधिष्ठिर, जो 5 पांडव की हमने बात करी थी, ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप युधिष्ठिर नहीं हैं, अगर आप ट्रस्टवर्दी मैनेजमेंट नहीं है, इंटेग्रिटी इश्यू है, झूठे हैं, मक्कार हैं, चोर हैं, बेवकूफ बनाते हैं, उनसे दूर रहिए। मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट। वो अच्छा है तो फिर स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, भीम। अच्छा, इस पेडेस्टल में डेट सबसे नीचे रखा है। डेट तो ग्रोथ कैपिटल है। देखिए अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट तो मैनेज कर लेगा। नो, सो डेट यूज करने का तरीका आना चाहिए, मैनेजमेंट क्वालिटी। यस। इसीलिए सबसे पहले वो नहीं, सब मैनेजमेंट के ऊपर आता है बाजार। जो मैंने कहा, बाजार बड़ा होना, स्कोप तो होना चाहिए। हाँ, अगर बाजार बड़ा है, उसमें अगर बढ़िया मैनेजमेंट टीम आपने दे दिया और वो अगर अच्छी टीम बना लेता है, उनको प्रोत्साहित कर देता है यार कि मेरे को ये मेरा ध्येय है, मेरे को यहाँ जाना है, तो आप और उनको मोटिवेट करता है, एम्पावर करता है, और फिर इन्वेस्टर से कैपिटल ले आता है। गुड लीडर विद गुड टीम एंड कैपिटल ऑन अ ग्रेट आइडिया, सर परफेक्ट रेसिपी। बट इसके बाद एक और चीज चाहिए, वो है लक। 1% थोड़ा चाहिए, उसके बिना इफ यू सी राइट प्लेस राइट टाइम अगर आप नहीं है तो दिक्कतें आती हैं। तो एग्जैक्टली 1% लक हर फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि हमको पता नहीं है कि मेरी लक है कि नहीं है, इसलिए हमें 99% पे ध्यान देना है। और जो लोग 99% पे ध्यान देते हैं उनको 1% मिल जाता है। मैं By कह the रहा हूं, grace of बिल्कुल मिल जाता है। एक्चुअली मेहनत करोगे तो 1% मिल जाएगा, क्योंकि उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। इसलिए आप उस पर सारा दिन दिमाग लगाओ कि वो 1% हो जाए तो अपना 99% हो जाए, ऐसा नहीं होता। 99% फोकस करिए, 1% इस पे आपको मैं 4 पंक्तियां सुना देता हूँ हाँ, जाते कल तक जाते, शो खत्म करें। ठीक है। वो ग्रिट पे है कि लक के पहले क्या चाहिए, तो लिखी थी कि लौह तू आज भी है, लौह तू कल भी होगा। लौह तू आज भी है, लौह तू कल भी होगा। अपनी या पराई किसकी आग में तपेगा। आज खुद लगा ले आग, या कल घिसेगा एड़ियां। आज बन जा शस्त्र, नहीं तो कल बनेगी बेड़ियां। आज बनेगा शस्त्र, नहीं तो कल बनेगी बेड़ियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर के लिए कि आप खुद को पहले इन्वेंट करें, और जो इस शो के दौरान लोगों ने डिस्कस किया। थैंक यू सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू। आई होप कि बहुत सारे मिथ हमने बस्ट करने की कोशिश की है। इरादा इस शो का ये होता है, आवाज़ अड्डा स्पेशल का, कि आप चीज़ों को समझें और हियर एंड से के बजाय खुद उसको समझ के फिर अपने डिसीजन लें और आप एम्पावर्ड महसूस करें, जिससे आपको लगे कि आवाज़ अड्डा देखने के बाद आपने कुछ सीखा और सही फैसले लिए। इस शो का सिर्फ इतना ही मकसद है। अजय को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे से समझाया। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही। एंजॉय करिए, हेल्दी रहिए, अपनों और अपने का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।